हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? हिंदी की कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में अपनों ने पढ़ा था भक्तिकाल। भक्तिकाल किसे कहते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इससे संबंधित अपनों ने पूरा प्रश्न कंप्लीट करा था। अब अपन पढ़ रहे हैं रीतिकाल। रीतिकाल किसे कहते हैं, ये काव्यखंड से संबंधित है और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि रीतिकाल की विशेषता बताइए, रीतिकाल का कार्यकाल क्या है। तो रीतिकाल किसे कहते हैं? देखो, रीतिकाल की जो समय सीमा है वो है संवत 1700 से लगा करके 1900 तक का जो समय है वो क्या कहलाता है? रीतिकाल कहलाता है। अब 1900 तक के समय को हिंदी साहित्य में रीतिकाल कहा गया है। रीतिकाल का युग सामंतों और राजाओं का युग रहा है। ध्यान रखना कि रीतिकाल का जो युग है वो किसका रहा है? सामंतों और राजाओं का युग था। इस काल में अधिकांश जो कवि थे वो राजाश्रित थे। राजाश्रित मतलब राजे के आश्रय में रह करके ही वो कविताएं रचते थे। इस काल के अधिकांश कवि राजाश्रित थे और उनकी रचनाओं की जो प्रमुख प्रवृत्ति थी वो रीति निरूपण थी और श्रृंगार थी। रीतिकाल के कवियों ने काव्य शास्त्र के लक्षणों को समझने के लिए काव्य रचना करी। उन्होंने क्या किया है कि काव्य शास्त्र के जो भी लक्षण थे उनको समझने के लिए उन्होंने क्या किया था? काव्य की रचना करी थी। इसके अलावा उन्होंने रस, छंद, अलंकार आदि का भी उन्होंने क्या किया? विवेचन किया। जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं उन्हें ही मतलब उस काल में जो भी ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने वही क्या कहे जाते हैं? उनको रीति ग्रंथ कहा जाता है। ऐसे रीति ग्रंथों की अधिकता के कारण ही इस युग को क्या कहा जाता है? रीतिकाल कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया कि मतलब इसी काल में मतलब रस, छंद, अलंकारों का विवेचन हुआ, लक्षण ग्रंथ लिखे गए, रीति ग्रंथ लिखे गए, है ना। और रीति ग्रंथों की अधिकता के कारण ही इस काल को क्या कहा जाता है? रीतिकाल कहा जाता है। अब अपन पढ़ेंगे रीतिकाल काव्य की कौन सी धाराएं होती है। तो देखो, धाराओं से संबंधित आता है कि भाई रीतिकालीन काव्य की कौन कौन सी धाराएं हैं। तो मुख्य रूप से इसकी 3 धाराएं हैं। ठीक है, पहले नंबर की जो धारा है अपनी रीतिबद्ध काव्य धारा है। समझ में आया? कौन सी धारा है? रीतिबद्ध काव्य धारा है। अधिकांश कवियों ने काव्य रीतियों का पालन करते हुए अनेक ग्रंथों की रचना करी, जिसे क्या कहते हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा कहते हैं। इस धारा के कवियों ने केशव, सेनापति, देव, भूषण, पद्माकर और मतीराम आदि कवि रहे। देखो, ये प्रश्न भी आता है कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं। तो रीतिबद्ध कवियों में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से। एक तो सेनापति है, देव है, भूषण है, पद्माकर है, मतीराम है, केशव है। ये सभी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे। इन्होंने ना रीति का पालन करते हुए अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रीतिबद्ध काव्य धारा कहा जाता है। दूसरी अपनी जो काव्य धारा है वो है रीति मुक्त, यानी रीति से मुक्त होकर के उन्होंने काव्य की रचना करी। रीति मुक्त काव्य धारा के समांतर इस युग में प्रेम, सौंदर्य की एक ऐसी धारा और प्रवृत्तियां थी जिसने रीति के पालन की प्राय उपेक्षा करी। मतलब रीति में चल करके नहीं, उससे हट करके उन्होंने उसकी रीति का पालन किया और प्राय उसने उपेक्षा करी। इस धारा के कवियों में कौन कौन थे? एक तो घनानंद थे, बोधा थे, ठाकुर थे, आलम थे आदि अनेक प्रमुख कवि रहे हैं। इस काव्य धारा को रीति मुक्त काव्य धारा कहते हैं, यानी रीति से हटकर के इन्होंने काव्य की रचना करी, इसीलिए क्या कहा जाता है? रीति मुक्त काव्य धारा कहा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न कैसे बनता है कि आपसे पूछा जाए कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों के नाम बताइए, तो आप क्या बताओगे कि घनानंद है, बोधा है, ठाकुर है, आलम है ना। तो ये सब कौन सी धारा के कवि रहे? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि रहे। तीसरे नंबर की जो अपनी धारा है वो है रीति सिद्ध काव्य धारा। इसमें क्या है कि विद्वानों ने रीति सिद्ध काव्य धारा के नाम से एक अन्य काव्य धारा का भी उल्लेख किया है ना, जिसमें कौन थे? महाकवि बिहारी। इस रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कहे जाते हैं। ये क्या है? इनकी एक ही कार्यकाल में एक ही रचना हुई, बिहारी सब सही है ना। तो बिहारी किस काल के कवि कहे जाते हैं या किस धारा के कवि कहे जाते हैं? तो ये रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कहे जाते। तो समझ में आया कि रीति काव्य धारा को कितने
कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है रीतिबद्ध काव्य धारा, नंबर 2 है रीति मुक्त काव्य धारा, और तीसरे नंबर की जो अपनी काव्य धारा रही है वो है रीति सिद्ध काव्य धारा। इससे संबंधित यह प्रश्न आता है कि भाई इस धारा के कवि कौन से हैं या इस धारा के कवि कौन से हैं। अगला अपना जो प्रश्न है वो अधिकतर परीक्षाओं में सभी कक्षाओं में पूछा जाता है कि रीति काल की प्रमुख विशेषता लिखिए। देखो रीति काल की विशेषता सभी क्लासों में आती है, तो इसलिए आपको है ना इसको अच्छे से ध्यान से सुनना है और समझना भी है। ठीक है, नोट भी कर लीजिएगा कि रीति काल के लक्षण ग्रंथों की प्रमुख विशेषता कौन सी है या रीति काल की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो देखो नंबर 1 विशेषता क्या है कि रीति काल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुख रूप से रचना हुई। रीति काल में ही सबसे ज्यादा लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। दूसरा अपनी विशेषता क्या है कि इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है ना। रीति काल में कौन से रस की प्रधानता रही? देखो रस तो बहुत सारे रहे, पर इनकी प्राथमिकता काव्य रचना करने में कौन से रस की थी? श्रृंगार रस की थी। अगला क्या है कि इसमें नायक नायिका का नख शिख का वर्णन और नायिका भेद की अधिकता रही, यानी नख से लगा करके शिख तक का वर्णन इस काल के कवियों ने किया है। तीसरे नंबर की जो अपनी विशेषता है कि इस काल में रस, छंद और अलंकार आदि काव्यांशों का पूर्ण रूप से विवेचन हुआ है। ये इसकी क्या रही? विशेषता रही। अगली अपनी विशेषता है चौथे नंबर की कि इस काल के अधिकतर कवि राजा के आश्रित होते थे। मतलब वो क्या करते थे कि इस काल के कवि राजाओं के आश्रय में ही रहते थे, वहां ही रहते थे, वहीं पर काव्य रचना करते थे, है ना। तो इसीलिए इस काल में मौलिकता का क्या रहा? अभाव रहा। और पांचवें नंबर की जो अपनी मुख्य रूप से विशेषता है कि कविता की जो भाषा थी मुख्य रूप से ब्रज भाषा थी, है ना। इस काल में जो अधिकतर कवियों ने अपनी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यह ब्रज भाषा क्या रहती थी? परिमार्जित एवं शुद्ध साहित्यिक होती थी, है ना। तो इसके कभी आपसे पूछा जाए कि भाई रीति काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं या प्रतिनिधि कवि कौन कौन से हैं या उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो विशेषताएं तो आपने अच्छे से पढ़ ली होगी। अब नोट कर लीजिए कि रीति काल के कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रीति काल के कवि कौन कौन से, तो नंबर 1 जो आएगा अपने बिहारी, है ना। बिहारी ने अपनी एकमात्र रचना लिखी थी जिसका नाम क्या है? बिहारी सतसई। नोट कर लीजिएगा। दूसरे अपने रीति काल के जो कवि रहे हैं वो है केशवदास, है ना। केशवदास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी वो है रामचंद्रिका। ठीक है, इसके बाद अलावा तीसरे नंबर की जो अपने कवि रहे हैं वो है मतीराम। मतीराम की जो रचना है उसका नाम है फूल मंजरी। ठीक है, चौथे नंबर के अपने जो कवि रहे हैं रीति काल के वो है सेनापति, और सेनापति उनकी रचना है कवित्त रत्नाकर। अगले नंबर के जो अपने पांचवें नंबर के जो कवि रहे हैं वो है भूषण। भूषण का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। तो भूषण ने लिखा था शिवा बावनी। ठीक है, और छत्रसाल दशक ये भी है ना, किसकी रचना है? भूषण की रचना है। अगले अपने हैं पद्माकर। पद्माकर की जो रचना है वो है जगत विनोद, है ना, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगले अपने कवि है देव इन्होंने जो रचना लिखी थी वो रस विलास के नाम से लिखी थी। इसके अलावा आठवें नंबर के जो आप जानते ही हो इनका नाम है घनानंद, और घनानंद ने जो लिखी थी रचना उसका नाम है सुजान सागर। तो देखो मुख्य रूप से आपसे पूछा जाएगा कि भाई रीति काल के कवि कौन कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो आपको मेन जो है याद रखनी है। इसमें मैंने 8 बताई है, आपको और भी याद करनी है, तो इनको नोट कर लीजिएगा, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, आप बताइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी जो पढ़ा है ना उससे संबंधित ही कुछ प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि रीतिकालीन काव्य में किस रस की प्रधानता होती है, तो मैं अभी बता चुकी हूँ कि रीति काव्य में किस रस की प्रधानता रही, तो मेन चीज आएगी अपनी श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस की इस काव्य में प्रधानता रही है, इस काल में प्रधानता रही है। दूसरे नंबर का जो अपना प्रश्न है कि रीतिकालीन काव्य में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी थी। देखो है ना, श्रृंगार रस की प्रधानता तो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अन्य रस का प्रयोग नहीं किया। तो रीतिकालीन काव्य में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी थी, तो वो भूषण ने लिखी थी। ठीक है ना,
भूषण ने है ना वीर रस की कविताएं लिखी थी। देखो छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, ये सब क्या थी? वीर रस की कविताएं थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रीति काल के प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? तो रीति काल के प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? बिहारी। मैं पिछले अभी बता चुकी हूँ कि भी रीति कालीन के प्रसिद्ध कवि कौन है? बिहारी है। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे अगले वीडियो को आप देखते रहिए। धन्यवाद।